Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is most important short question of chapter number 2, class first year. Dear students, आप केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ चुके हैं और ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में जाता है, इसी तरीके से जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो वेपर में जाता है, गैशियस फेज में जाता है। तो सब्लिमेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड की स्टेट से गुजरे बिना ही वेपर्स में चला जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं कि द प्रोसेस इन विच द सॉलिड व्हेन हीटेड is converted into vapors without passing through the state of liquid is known as sublimation। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इज़ नॉन एज सब्लिमेशन। अब यहाँ पर सब्लिमेशन की एग्जांपल लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये आपके पास वो चीज़ें हैं जिनको आप हीट करेंगे तो ये लिक्विड में पास हुए बिना डायरेक्ट वेपर्स में चली जाती हैं, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मसलन एक बच्चे ने छठी क्लास से सातवीं में जाना है, सातवीं के बाद फिर आठवीं में आना है और डायरेक्ट अगर वो छठी से आठवीं में चला जाता है, सातवीं क्लास पढ़ते ही नहीं है, तो इट्स मीन कि उसने भी अपने आप को सब्लाइम कर लिया है। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, सब्लिमेशन क्यों यूज़ किया जाता है। तो सब्लिमेशन एक बेहतरीन तरीकाकार है। अगर आपके पास कोई लिक्विड मौजूद है, सॉलिड मौजूद है और वो इम्प्योर है और आप चाहते हैं कि उसको प्योर कर लें, तो आप क्या करेंगे, आप मसलन अमोनियम क्लोराइड है, आप उसको हीट करना शुरू कर दें। जैसे ही हीट करेंगे तो ये तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कंडेंस कर लेंगे, उसको दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे और जो हमारे पास इम्प्योरिटी होगी वो नीचे रह जाएगी। तो इट्स मीन दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन, यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। अब आपने सॉल्यूशन बना लिया और आप चाहते हैं कि उस सॉल्यूशन में मैं सल्यूट को अलग कर लूँ। तो सल्यूट को अलग करने के लिए आप जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सल्यूट को अलग करने के लिए इसके एक और सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे और वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जिसकी एफिनिटी इस सल्यूट के साथ ज़्यादा हो। इस सॉल्वेंट से उसकी एफिनिटी इस सल्यूट के साथ ज़्यादा हो। जब ज़्यादा एफिनिटी होगी तो हम उसको शेक करेंगे तो ये सारा का सारा सल्यूट, मोस्ट ज़्यादातर इसका पार्ट है सल्यूट का, वो सॉल्वेंट के साथ अटैच हो जाएगा। ये अलग लेयर बन जाएगी सॉल्वेंट की और इस सोल्यूशन की अलग लेयर बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्वेंट को एवापोरेट करा लेंगे और बाकी हमारे पास जो प्योर सल्यूट है वो रह जाएगा। तो दिस इज़ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक a solute is separated from solution by shaking the solution with the solvent in which the solute is more soluble. Okay, the next question is what is ether extraction। तो dear students, solvent extraction की बेहतरीन एग्जांपल ether extraction है। ये कब इस्तेमाल की जाती है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वाटर के अंदर मिक्स हो जाए और हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से निकाल लें, तो हम ईथर यूज़ करते हैं। तो ईथर का काम क्या है, हम ये सारा प्रोसेस किस लिए कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर है उसको इस फ्लास्क जो हमारे पास है इसके अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद ऊपर से हम ईथर डालते हैं, स्टॉपर को बंद कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से शेक करते हैं। तो जो आपके पास सल्यूट है वो वाटर को छोड़ के ईथर के पास आना शुरू हो जाता है। क्यों आता है, क्योंकि ईथर के साथ उसकी एफिनिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ये दो अलग लेयर बन जाती हैं। स्टॉपर को ओपन करते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में आ चुका होता है, अलग कर लेते हैं, ईथर को हम एवेपोरेट कर देते हैं और ये डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाता है
सॉरी ईथर एवेपोरेट हो जाता है और बाकी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाता है। तो दिस इज़ द ईथर एग्जांपल एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। और यहाँ पे एक सवाल ये भी आप पूछ सकते हैं कि ईथर को क्यों यूज़ किया जाता है। ये बातें हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ईथर ऑर्गेनिक इन नेचर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो उसकी सॉल्बिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज़ कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ क्या है। इस लॉ के मुताबिक जो सोल्यूट होता है, डेफिनेटली ये जो सोल्यूट है ये ऑलरेडी एक सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। तो एक सॉल्वेंट तो वो है जिसके साथ इसने सोल्यूशन बनाया हुआ है, और एक सॉल्वेंट हम ऊपर से ऐड करते हैं। अब ये सोल्यूट 100% छोड़ के सॉल्वेंट के पास नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ ये सॉल्वेंट के अंदर भी मौजूद रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये कहता है कि सोल्यूट ने एक ख़ास मिकदार में इस छोड़ के इन दोनों सॉल्वेंट के अंदर आना है। आप जितना भी सोल्यूट उसमें ऐड कर लें वो रेशो सेम रहती है, वो रेशो सेम रहती है। कैसे? अगर आप मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मेरे पास 100 ग्राम है टोटल सोल्यूशन, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो 80 ग्राम है वो ए में चला जाएगा और 20 ग्राम बी जो पहले वाला सॉल्वेंट है उसमें चला जाएगा। तो अगर मैं इसकी रेशो लूँ तो मेरे पास ये आंसर 4 आता है, तो मेरी रेशो 4 है। अब मैंने सोल्यूट को बढ़ा दिया है, मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ कि 1000 कर लेता हूँ इसको, पहले 100 था, अब मैंने 1000 कर लिया। तो अब क्या होगा, 800 ओवर 200, तो आंसर फिर भी आपके पास 4 आएगा। इट्स मीन कि आप जितना भी सोल्यूट ऐड कर लें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार एक सॉल्वेंट में चली जाएगी और दूसरे में नहीं, वो रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज़ नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं जी, दिस इज़ द डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इनको हम उनकी इन्फिनिटी की बुनियाद पे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसकी डिटेल की तरफ नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है और दूसरी आपके पास है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसके अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है वो पार्टीशन है। द क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। और यहाँ पर आप एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी की ले सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एंड द नेक्स्ट इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद नहीं है, मैंने आपको बताई हुई है। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सारी आपके पास वो हैं जहाँ पर स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है। यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज की बुनियाद पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स को, आप मोबाइल फेज लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी बात, ये एग्जांपल आप इधर उधर कर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन की है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपके पास एब्सॉर्प्शन की है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज RF वैल्यू? RF वैल्यू स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर है क्या? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। तो ये आप जानते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का जो क्रोमेटोग्राम है ये भी शेयर किया है। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, कि जब आप ये वॉटमैन फिल्टर पेपर स्ट्रिप की जो सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, ये सारा प्रोसेस हो जाता है, आप इसको बॉयल कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके ऊपर पैटर्न शो हो जाता है, उसको हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। तो आपका ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है क्या। सॉल्वेंट फ्रंट क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है और सॉल्वेंट यहाँ तक जाता है। तो सॉल्वेंट ओरिजिनल स्पॉट से कहाँ तक, इतना सफ़र करता है। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सल्यूट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है और यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, इसको हम क्या बोलते हैं, RF वैल्यू। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, इट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो इसका फार्मूला लिखना वाजिब है। नेक्स्ट, वाई RF वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन 1। RF की वैल्यू लेस देन 1 क्यों होती है, रीज़न क्या है। पहली बात, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें जो आप गलती करते हैं कि आप डेफिनेशन नहीं लिखते, डेफिनेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे कि चूँकि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट, कि जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमेशा ज़्यादा होता है और जो सल्यूट ने डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमेशा कम होता है। तो इसलिए ये वैल्यू वन लेस देन 1 होती है। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये क्या बात हुई, कैसे पता चला कि लेस देन 1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैथमेटिक्स में जब भी आप किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर लेस देन 1 आता है। आप किसी भी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके देख लें, आंसर लेस देन 1 आता है, क्योंकि नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वैल्यू कम होगी, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट कम और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट ज़्यादा। दैट्स वाई द RF वैल्यू इज़ लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी की, बेशुमार एप्लीकेशन है। सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्वालिटेटिवली भी इस्तेमाल किया जाता है और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मीन कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और क्वांटिटेटिवली मीन कि कितनी कितनी अमाउंट है। तो ये बात मैंने डिटेल से बताई हुई थी, आप कैसे क्वालिटेटिवली मालूम करते हैं और कैसे क्वांटिटेटिवली मालूम करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।